डिफरेंस के फेज डिफरेंस के थ्रू हम कैसे बताएंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी पॉइंट पे किसी एक वेव की अल्टरनेटिंग कोई भी वेव हो सकती है और किसी दूसरी वेव की। क्लियर है? और कैसे पता चलेगा कौन सी वेव ले कर रही और कौन सी वेव लीड कर रही है। और वेव रिप्रेजेंटेशन इसकी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी कि वेव रिप्रेजेंटेशन से हमें कैसे पता चलेगा फेज डिफरेंस का और लीडिंग और लैगिंग फेज़ का। इसी ही को हम दूसरे वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है फेज़र डायग्राम। मीन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इसकी है जो हमें ये बताएगी कि फेज डिफरेंस दो जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान कितना है। लाइक अगर किसी एक टाइम टी पे एक क्वांटिटी मैक्सिमम है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू चूँकि फेज डिफरेंस पे लाई करती है तो फेज डिफरेंस हम एक तो वेव रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस से निकाल सकते हैं जैसे हम निकल पड़े, और दूसरा फेज़र डायग्राम से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मीन के यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, और इसी ही को हम कहते हैं फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम भी किस लिए यूज़ की जाती है? फेज डिफरेंस को बताने के लिए। अब ऑलरेडी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कल कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, चूँकि जो साइनोसाइडल हमारे पास वेव्स आती हैं ये सिमिलर एज इट इज़ अपना बिहेवियर शो करती हैं जैसे कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी। ठीक है, जिस तरह हमने मैस स्टैच स्प्रिंग सिस्टम का ग्राफ बनाया था सेम एज इट इज़ साइनोसाइडल ग्राफ आया था। ठीक है, जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक साइड पे जाता है और फिर डिक्रीज़ होकर मीन से मैक्सिमम डिस्टेंस दूसरी साइड। सेम एज इट इज़ यहाँ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हम जो पढ़ते हैं चाहे वो करंट है या वोल्टेज है वो भी इसी तरह किसी एक पॉइंट से अपनी पीक वैल्यू तक जाती हैं, फिर वहाँ से दोबारा मीन ज़ीरो पे, फिर दूसरी तरफ पीक वैल्यू पे, और फिर अगेन वापस ज़ीरो पे। ठीक है, तो जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी एक तरह से अपनी मोशन एग्जीक्यूट करती है, सेम एज इट इज़ ये भी उसी तरह का ग्राफ उसी तरह की वैल्यूज़ देती हैं। अब इन दोनों के ऑलरेडी हम फार्मूलाज तो जानते हैं कि आई इज़ इक्वल टू या EMF जो हमारे पास जनरेट होती है वो किसके इक्वल है? EMF इज़ इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ EMF, और ये डिपेंड किस पे करती है किसी भी टाइम EMF कितनी होगी? रोटेशन एंगल पे, कॉइल के एंगल पे। कॉइल अभी नहीं कितना एंगल कॉइल ने रोटेट किया है, तो ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी के कितनी वेलोसिटी से कॉइल घूम रही है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितने चक्कर मुकम्मल कर रही है, और टाइम वो पार्टिकुलर इंस्टेंट जिस पे हम वैल्यू देख रहे हैं उस टाइम में, तो वो टाइम यहाँ पुट करेंगे। और इसका ग्राफ हमारे पास कैसा आया था कि डिफरेंट एंगल अगर ज़ीरो से हम पुट करते जाएं एंगल की वैल्यू तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बना था। ठीक है ना, जो हमें ये वाली पीक वैल्यू बता रही है कि करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू एक साइड पे कितनी है, और ये क्या बता रहा है पॉइंट कि नेगेटिव साइड पे इसकी पीक वैल्यू कितनी है। ठीक है, और ये इसकी समझ लो मीन पोजीशन। मीन से है मैक्सिमम, मैक्सिमम से दोबारा मीन ज़ीरो से फिर नेगेटिव दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट पे, लाइक दिस। क्लियर है? और इसी तरह इससे हमने जो करंट निकाला था वो क्या था? आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एट एन ए पार्टिकुलर टाइम टी। और करंट हमारे पास कैसे आया था? सेम एज इट इज़, यही ग्राफ बना था ना। अब करंट की भी ये वैल्यू पीक वैल्यू है π/2 पे यहाँ इस ग्राफ से, और ये वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव साइड पे पीक वैल्यू है -I0। लेकिन जब हम कोई भी जो कंपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होते हैं या AC सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम DC सर्किट के कंपोनेंट देखें तो करंट को कंट्रोल करने वाली कितनी डिवाइसेस लगी होती हैं DC सर्किट में? सिर्फ एक ही होती है, और वो कौन सी होती है? रेजिस्टेंस।
डीसी में करंट को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है सर्किट का, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, दैट इज़ लोड। सिर्फ वही कंट्रोल करता है। लेकिन चूँकि हम कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं अभी? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ रेजिस्टर ही नहीं होता जो करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है, बल्कि उसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे आपके ये फ़ैन में कैपेसिटर भी लगा होता है, ठीक है, वो चौक जो आपकी गाड़ियों में या बाइक्स में लगी होती है, इंडक्टर भी लगे होते हैं जो वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट मीन्स एसी सर्किट में कितने कंपोनेंट्स वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करते हैं? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन डीसी सर्किट में कितने कंट्रोल करते हैं? सिर्फ एक। क्लियर? अब जब इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में लग जाते हैं तो फिर मसला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो ऐसा कर देते हैं कि ये करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में नहीं होती। लाइक आप इसको ऐसा समझ लें कि सपोज़ मेरे पास ये है कोई एसी सर्किट है, ये मेरे पास कोई एसी सर्किट है और इस एसी सर्किट में ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये बैटरी है। और मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि यहाँ मैं एम मीटर फिट कर देता हूँ और यहाँ मैं वोल्टेज देखने के लिए वोल्ट मीटर फिट कर देता हूँ। क्लियर? अब होना क्या चाहिए कि जब चूँकि दोनों के हमारे पास सेम रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन इनके लिए नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड में समझ लो कि ये हमारे पास ईएमएफ है किसी इंस्टेंट टी पे और ये हमारे पास करंट है किसी इंस्टेंट टी पे। होगा क्या कि जब हम यहाँ से एसी पल्स देंगे, ये सिग्नल कौन सा होगा? एसी। क्लियर? और इसके क्रॉस जो करंट हमें मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा? डीसी या एसी? एसी। करंट भी हमें इस तरह के एसी मिलेगा। और यहाँ वोल्टेज कौन सी मिलेगी? डीसी या एसी? एसी मिलेगी। और वोल्टेज भी इस फॉर्म में मिलेगी। अब वोल्टेज और करंट तो हमें मिल रहा है। सपोज करो कि एम मीटर की रीडिंग भी मतलब पीक वैल्यू कितनी है? 10। वोल्टेज की भी पीक वैल्यू कितनी है? 10। आई नाट भी 10 है, ई नाट भी 10। अब अगर इस तरह का सर्किट है जिसमें हमारे पास इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, उसमें ये हमें रीडिंग कैसी देती कि करंट जब हमें सपोज करो, वैसे तो जब हम जो सोच रहे हैं अभी तक ऐसा होना चाहिए कि जब करंट 0 है उस वक्त वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए? 0। और जब करंट की वैल्यू हुई 10 पीक तो उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 10। लेकिन जब हम इन मेजरिंग डिवाइसेस को देखते हैं, ये हमें क्या बताती हैं कि जब करंट था 0 तो उस वक्त कोई वोल्टेज की सपोज 10, वोल्टेज कितनी थी? 10। जब करंट हुआ 10 तो वोल्टेज सपोज हो गई 0। ठीक है, इस तरह का देती हैं ये रीडिंग्स कि जब वोल्ट मीटर 10 दे रहे हैं उस वक्त एम मीटर 0 बता रहे हैं। जब एम मीटर 0 पे आया दोबारा तो उस वक्त वोल्ट मीटर क्या बता रहे हैं? 10। लाइक दिस कि जब वोल्ट मीटर 0 बता रहे हैं कि वोल्टेज अभी 0 है, करंट उस वक्त 10 है, मतलब यहाँ है, तो करंट कितना आगे चल रहा है? 90। जब ये 90 हुई वोल्टेज तो करंट कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब है करंट यहाँ पहुँच गया। जब वोल्टेज 0 हुई अगेन तो करंट यहाँ -10 पे पहुँच गया। जब वोल्टेज -10 पे पहुँची करंट दोबारा कहाँ पहुँच गया? 0 पे। तो करंट कितना आगे जा रहा है? 90। क्लियर? और वोल्टेज कितनी पीछे रह रही है? 90 एंगल से पीछे रह रही है। अब इस तरह के सर्किट में वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज़ में नहीं होती। अगर ये सेम फेज़ में नहीं होते तो किस टाइम कितनी वोल्टेज है? लाजमी नहीं कि 90 हो, लाजमी नहीं कि 90 हो हर सर्किट में। अल्दो इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट में होता है 90 पे ही, लेकिन लाजमी नहीं। कोई भी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ किसी भी एंगल से एक दूसरे को लेग और लीड कर सकती। क्लियर है? अगर मैं इसकी फेजर डायग्राम बनाऊं, सपोज के ये सपोज्ड वैल्यू है,
ये डिपेंड करता है सर्किट कौन से और उसमें कौन सी चीज़ लीड करेगी, 1 बाय 1 हम आगे पढ़ेंगे। सपोज करो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि करंट 0 पे है, उस वक्त EMF कितनी है, पीक E0 कह दो, और विन जब करंट हुआ मैक्सिमम तो EMF दोबारा क्या हो गई, 0, और अप टू 1। तो फेजर डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन पहले वेव डायग्राम देख लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। वेव डायग्राम क्या कहती है कि करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 मैक्सिमम और फिर 0 और मैक्सिमम, ये आ गया करंट, यही बात है ना। अब उस वक्त EMF कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब करंट 0 है तो EMF 90 है, करंट जब 0 है तो EMF मैक्सिमम है, E0 मीन π/2 पे, तो EMF फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। करंट जब 0 है तो EMF मैक्सिमम है, करंट जब मैक्सिमम हुआ तो EMF क्या होगी, 0, मतलब करंट मैक्सिमम इस पॉइंट पे होता है तो EMF इस पॉइंट पे है 0। तो इसके बाद क्या होगा, करंट जब 0 होगा इस पॉइंट पे तो EMF क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और जब करंट दोबारा मैक्सिमम हुआ इस एंगल पे तो EMF क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। ये सपोज करो कि आपके पास आ गई वेव 1, ये आ गई वेव 2, और ये हमें बता रहे हैं कि कितना फेज डिफरेंस आ रहा है दोनों के दरमियान। लेकिन ये कौन सी डायग्राम है, वेव डायग्राम टू शो द फेज डिफरेंस। अब इसी ही चीज़ को अगर हम फेजर डायग्राम से शो करें तो वेक्टर के थ्रू शो करना पड़ेगा, कोई वेक्टर्स होंगे उनके थ्रू हम शो करेंगे। अब वेक्टर के थ्रू हम कैसे शो करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, ये हम किसी ऐसी बॉडी से ला सकते हैं जो सर्कुलर में मूव करे, सर्कल में मूव करे। अब इसकी पीक वैल्यू कितनी है, I0, और दूसरी पीक वैल्यू कितनी है, E0। सपोज करो कि मैं ये एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ, और ये इसके दो एक्सेस आ गई, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब हमने किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू किन एक्सेस पे लेनी है, वाई एक्सेस के अलावा। किस एक्सेस पे लेनी है, क्या कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी उसकी किसी भी टाइम वैल्यू क्या होगी, वो वाई एक्सेस के अलावा आएगी। वाई एक्सेस पे यहाँ अगर आ रही है उसकी वैल्यू तो क्या मतलब है, 0। इस साइड पे आ रही है तो पॉजिटिव की तरफ पीक, और इस साइड पे आ रही है तो नेगेटिव की तरफ पीक। लेकिन किसी भी टाइम कितनी वैल्यू आएगी। सपोज करो कि मैं पहले किसको शो करता हूँ, करंट, किसको शो करता हूँ, करंट। अब देखो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेज कितने है, 0। तो मैं कहता हूँ कि ये एक वेक्टर है मेरे पास जो किसको शो कर रहा है, करंट को, जो किसको शो कर रहा है। अभी करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थीटा कितने है, 0। अब देखो ये सर्कल मैंने बना लिया कि ये एक वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करेगा करंट की वैल्यू को, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका रेडियस कितना होना चाहिए, इसका रेडियस कितना होना चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ यहाँ पहुँच के। अभी देखो करंट अभी 0 है तो ये वेक्टर भी थीटा पे यूँ हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी क्या शो करेगी कि इसका नॉर्मल यहाँ ड्रा करो तो 0 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू क्या है, 0। अब मैं कहता हूँ कुछ टाइम बाद करंट की वैल्यू यहाँ पहुँच जाती है कुछ ओमेगा टी एंगल पे, तो मैं कहता हूँ ओमेगा टी पे जितनी फ्रीक्वेंसी से ये करंट फ्लो कर रहा है इतनी ही फ्रीक्वेंसी से इस वेक्टर को भी घुमाना है। करंट कितनी फ्रीक्वेंसी से फ्लो कर रहा है, जितनी से अंदर कॉइल घूम रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी से कॉइल घूम रही है इतनी ही फ्रीक्वेंसी से इसको भी घुमाओ, वेक्टर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज अभी कॉइल ने ओमेगा टी एंगल कवर किया तो ये वेक्टर भी इतनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तो ये यहाँ पहुँच गया ओमेगा टी पे, इसने भी कितना एंगल कवर कर लिया, ओमेगा टी। अब ये वेक्टर आ गया यहाँ, तो इसका नॉर्मल अलोंग वाई एक्सिस कहाँ आएगा, यहाँ। तो इसका मतलब है अभी करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई, यहाँ तक करंट की वैल्यू कोई पहुँच गई है आई। अब हम कहते हैं कि इस एंगल पे जब π/2 एंगल तक रोटेट करता है t/4 टाइम में तो करंट हो गया I0। तो t/4 टाइम में ये वेक्टर भी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ
t/4 में, तो ये वेक्टर पहुंच जाएगा यहाँ, तो ये वेक्टर जब पहुंचेगा यहाँ तो अब इसका नॉर्मल भी यहाँ ही है, पहुंच गए, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी अब I0। अब बताओ कि इसका रेडियस कितना होना चाहिए इस वेक्टर का, I0 कितना होना चाहिए। अगर I0 से थोड़ा सा मैं रेडियस कम रखता हूँ तो इसका मतलब है ये वेक्टर जब इधर जाएगा तो ये यहाँ तक कहीं आएगा, लेकिन करंट की पीक वैल्यू सपोज करो यहाँ से ये इतना बड़ा वेक्टर बनाना चाहिए जितनी करंट की पीक वैल्यू है, ताकि रोटेशन में जब पीक पे जाए तो वो पीक जितनी ही वैल्यू दे। अगर आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो फिर आप हमेशा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेंगे इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, पीक वैल्यू जितनी। अगर आपने जस्ट आउटपुट के लिए कोई वैल्यू देखनी है, सिर्फ फेस देखने, सिर्फ क्या देखना है, फेस के दो क्वांटिटीज़ के दरमियान फेस कितना है, तो फिर उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी चलेगी, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की जो पावर में यूज़ होती है कि इतनी ही पावर वो डिलीवर करती है एसी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी आपने निकालनी है फेस के साथ साथ, तो फिर आपने ये रेडियस कितना रखना है, उस क्वांटिटी की पीक वैल्यू जितना। अगर रूट मीन जितना रखोगे तो मैं भी ये यहाँ पहुँच के यहाँ तक आए, क्लियर है, पीक जितना ना जाए, तो पीक पे तो पीक देना चाहिए। अब देखो ये तो आ गया है करंट जो विद द पैसेज ऑफ ओमेगा टी रोटेट करे। अब देखो अगर करंट यहाँ है, सपोज करो अभी करंट यहाँ है, इसको मैं आप रेज कर देता हूँ, करंट अगर यहाँ है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो इस वक्त वोल्टेज की कहाँ है, मैक्सिमम। अब वोल्टेज को भी मैं एक वेक्टर से शो करता हूँ। अब करंट, अगर करंट का वेक्टर ये आ गया 0 एंगल पे, तो वोल्टेज का वेक्टर उस वक्त कहाँ है, 90 के एंगल पे, तो वोल्टेज यहाँ पहुँच गई और ये वेक्टर आ गया E0 जितना, और ये वेक्टर आ गया I0 जितना। अब देखो कुछ टाइम बाद अब दोनों साथ रोटेट करेंगे, अगर I ओमेगा टी जितना घूमेगा तो वोल्टेज वाला वेक्टर भी कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। सपोज करो I यहाँ पहुँचते जी ओमेगा टी घूम के, ये इसका आ गया I0, ये ओमेगा टी घूमा, तो ये वाला भी तो साथ घूमेगा ना I, तो ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ गए। और अगेन इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90। अब I0 जब यहाँ पहुँचेगा तो E0 यहाँ पहुँच जाएगा। देखो I0 पहुँचा है यहाँ 90 पे पीक वैल्यू मैक्सिमम, तो E0 पहुँचाया 180 पे 0। अब I0 जब पहुँचेगा 180 पे 0, तो E0 पहुँचाएगा यहाँ नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम, क्लियर है। अब I0 जब यहाँ आएगा तो E0 यहाँ पहुँचा हुआ होगा, तो इट मीन्स हर पॉइंट पे ये क्या बताएगा हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और क्या बताएगा, फेज डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट दैट इंस्टेंट, क्या करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, और दूसरे इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, कौन सा, कितने फेज है क्वांटिटी दूसरी को लीड कर रही है, या कितने फेज है दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी को पीछे छोड़ रही है, क्लियर है। अब इसका मतलब है देखो अब हम वेक्टर से कैसे शो करेंगे, कि हम कोई ऐसा वेक्टर ड्रा करेंगे जिसकी मतलब जिस क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट करना है उसकी पीक वैल्यू वेक्टर की टेल जितनी होनी चाहिए, वेक्टर की टेल कितनी होनी चाहिए, उसकी पीक वैल्यू जितनी। लाइक करंट को जिस वेक्टर से शो करने हैं तो इसकी पीक वैल्यू जितनी, लाइक इस I0 जितनी उस वेक्टर की टेल होनी चाहिए। वोल्टेज को शो करना है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू जितनी क्या होनी चाहिए, उस वेक्टर की टेल, क्लियर। और इन वेक्टर्स को रोटेट किधर करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू और फेज बताएंगे ये। लेकिन एक और बात, कितनी वेलोसिटी से इनको घुमाना है, हाँ इनको कितनी वेलोसिटी से घुमाना है, जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये क्वांटिटीज़, मतलब जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एग्जीक्यूट कर रही हैं या एसी से अगर ये प्रोड्यूस हो रही, तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी से एसी के अंदर जो कॉइल है या जो रोटर है वो घूम रही है, इतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इन वेक्टर्स को यहाँ रोटेट कर। लाइक अगर वो कॉइल ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है तो ये भी कितनी वेलोसिटी से घूमनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या,
जब ये वेक्टर किस पोजीशन में होंगे तो शो करेंगे तो कि उस क्वांटिटी की वैल्यू 0 है। ये वेक्टर किस पोजीशन पे होंगे? देखो अभी आई नॉट वाले वेक्टर यहाँ है, तो क्या इस वक्त करंट 0 है या यहाँ से यहाँ तक है? 0 तो नहीं है ना। आई नॉट यहाँ है, यहाँ है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ करंट होगा। लेकिन अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए या इधर तो इसका क्या मतलब है? 0। क्या अगर करंट ये है तो इसका मतलब है नॉर्मल वेक्टर ये आ रहा है 0। अगर करंट यहाँ पहुँच जाए तो अगेन यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? 0। नीचे आएगा तो नेगेटिव साइड पे कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब है 0 वैल्यू वेक्टर की कौन सी पोजीशन देगी? वेक्टर किस पोजीशन में होंगे तो 0 वैल्यू होगी क्वांटिटी की? हॉरिजॉन्टल। कौन सी? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे विद same angular frequency as possessed by that alternating quantity, we will get instantaneous value of that quantity as well as phase difference between these quantities. Clear? अब मैं इसको रेज करता हूँ और सिंपल डायग्राम बना लेता हूँ। क्लियर? देखो अब मैं ये कहता हूँ कि कुछ सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, कि EMF इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने एंगल पे? ओमेगा टी। एंड एट दैट टाइम करंट कितना एंगल बना रहा है कोई? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -5। कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी -5। अब बताओ कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है? नीचे वाली लैग कर रही है, ऊपर वाली लीड कर रही है। हाँ जी, करंट ओमेगा टी इस वाले एंगल से फाई जितना पीछे है, इसका मतलब है करंट लैग कर रहे हैं और ईएमएफ लीड कर रही है। अब ये हमारे पास आ गई जी, दो एक्सेस बना लेते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। क्लियर? अब ये आगे मीन पोजीशन, मीन जहाँ पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ से ऊपर वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से नीचे वैल्यू नेगेटिव साइड पे बढ़ेगी। अब मैं ओरिएंट करता हूँ ईएमएफ को, इस वक्त वेक्टर से शो करूँगा। एक वेक्टर यहाँ ड्रा करूँगा जिसकी टेल कितनी होनी चाहिए? ईएमएफ की पीक वैल्यू जितनी। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालिए, सिर्फ फेज निकाल लें तो आप इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए उस वेक्टर की टेल होना ज़रूरी है, ईएमएफ की पीक वैल्यू जी। तो मैं कहाँ वेक्टर इसका ड्रा करूँ? इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रा करूँ, इस वर्टिकल लाइन पे ड्रा करूँ, या कहीं इधर ड्रा करूँ, किधर ड्रा करूँ? वर्टिकल पे। हॉरिजॉन्टल से आगे एंगल बताया जाएगा। जितना हॉरिजॉन्टल से आगे हम वेक्टर को रोटेट करेंगे तो इतना एंगल आएगा। अब हमें क्या ख्वाब आएगी कि ये ओमेगा टी 90 है, ओमेगा टी 90 है? नो, कुछ भी हो सकता है ना। बात समझ ना, एट एन ए टाइम इंस्टेंट टी की कुछ वैल्यू भी हो सकती है और ओमेगा टी की कुछ वैल्यू भी आ सकती है, लाजमी नहीं 90 और 0। क्लियर है ना? तो कोई जर्नल वैल्यू के लिए मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ओमेगा टी कहीं यहाँ है, तो ये वेक्टर आ गया जो जिसकी टेल कितनी है? ई नॉट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ओमेगा टी। अगर ये वेक्टर शो कर रही है ईएमएफ को कि इस ओमेगा टी टाइम पे ईएमएफ की अब कितनी वैल्यू होगी, कि यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर लें तो यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ की कोई वैल्यू होगी एट एन ए टाइम टी। क्लियर? लेकिन अब अगर मैं दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूँ वेक्टर से, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -5, तो आई को किधर में रिप्रेजेंट करूँ? इधर ड्रा करूँ, इस वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ में? फोर्थ में। इन दो में तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें करूँगा तो ये ईएमएफ से आगे आ रही है, इसमें करूँगा तो और आगे आ रही है, लेकिन ये ईएमएफ से क्या रह रही है? पीछे। कितने एंगल से? 5 से। तो लाजमी बात है कहाँ होगी? यहाँ होगी करंट। और करंट की वैल्यू, ये एंगल कितना बनेगा फिर? 5 कितना बनेगा? ओमेगा टी -5। कितना बन रहा है? ओमेगा टी -5। -5 क्या? ये नीचे वाली चीज़ क्या शो कर रही है? -5। के ओमेगा टी तो ये है ना, और ओमेगा टी से ये कितना पीछे रह रहा है? 5 जितना पीछे रह रहा है।
अब देखो फाई जितना अगर ये पीछे रह रहा है तो हमारे पास यहाँ से अब ये इसकी पीक वैल्यू है और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसको रोटेट करें, अब रोटेट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करना है, क्लॉक वाइज में नहीं, रोटेट इस डायरेक्शन में करने। इतनी ही वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी कॉइल की है, या इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जितनी फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस करंट और ईएमएफ की है। क्लियर? अब देखो कि हमारे पास ये करंट ओमेगा टी माइनस फाइव जितना पीछे रह रहा है। सपोज करो कि ओमेगा टी इस वक्त कहाँ है। ओमेगा टी कोई भी वैल्यू दे सकता है, लाइक अगर आप सर्कल से शो करो क्या अभी ये है जी ओमेगा टी ई नॉट, इसकी ये वैल्यू ओमेगा टी और करंट इस वक्त कितना है ओमेगा टी माइनस फाइव। सपोज करो ये 60 ओमेगा टी, तो करंट कितना होगा ओमेगा टी माइनस फाइव, सपोज करो 30। क्या फाइव की वैल्यू 30 है? अगर ओमेगा टी 60 या 5 30 है सपोज्ड वैल्यू, तो ओमेगा टी माइनस फाइव कितना होगा 30। अगर ये ओमेगा टी पे है तो फिर 30 कहीं यहाँ आएगा, आई नॉट यहाँ होगा। क्लियर? और हम क्या कहेंगे कि ई नॉट की वैल्यू इस वक्त ई ये है तो आई यहाँ से यहाँ तक है, और जो जो इनको रोटेट करते जाएंगे इनके दरमियान इतना ही एंगल आता रहेगा। अगर यहाँ से मैं आगे रोटेट करूँ, जब ईएमएफ हो जाएगी 90 तो उस वक्त ये करंट कितना होगा यहाँ 0। जब 90 होगी ये 0, इसका मतलब है कि ये एक तरह से ये सपोज्ड वैल्यू रख है कि ये यहाँ से यहाँ 30 पे पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ 30 और आगे चला जाएगा। क्लियर है? अब ये 30 और आगे गया तो ये 30 उसके पीछे आएगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। ठीक है ना? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस वक्त इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। इट मीन्स इनके दरमियान कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और वो फेज डिफरेंस क्या कहलाता है, फेज लीड या फेज लैग। और इस तरह हम वेक्टर डायग्राम से उसको शो करते। क्लियर? अब अगर कोई आपको कहे कि ये फाई है 90 पाई/2 है, ये फाई कितना है पाई/2 एग्जैक्टली, तो फिर कैसे डायग्राम बनाओगे? हाँ, कि ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? अब मैं ये कहता हूँ कि ये है कुछ वोल्टेज वाला वेक्टर ये है, बताओ करंट वाला किधर ड्रा करूँ, कितना पीछे 90, तो इसका मतलब है 90 पे करंट होगा। कितने पे होगा करंट 90 पे। क्लियर? और जब ये जितना आगे जाएगा करंट इतना ही आगे आएगा। फेज डिफरेंस कितना है इनके दरमियान रहेगा 90। अब देखो कि 3 मेन पॉइंट्स इनमें हमें नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? पहली बात कि जब हम वेक्टर से शो करेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को उसकी फेजर डायग्राम के लिए, ताकि उस वेक्टर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू एज वेल एज फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज थ्रू फेजर डायग्राम। तो 3 मेन पॉइंट्स हमने याद रखने कि जो वेक्टर हम लेंगे किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए, उस वेक्टर की टेल कितनी होनी चाहिए, टेल मस्ट बी इक्वल टू पीक वैल्यू। पीक वैल्यू तब होनी चाहिए जब आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, तो फिर हर हाल में पीक लेनी है। अगर सिर्फ फेज डिफरेंस देखना है तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी ले सकते। पीक वैल्यू आपने कब लेनी है, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने निकालनी है कि हर इंस्टेंट पे वैल्यू कितनी है। फेज तो पक्का फिर भी पता चलेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है, कौन सी, तो फिर इसे आप क्या बता सकते हो, सिर्फ फेज डिफरेंस। पीक वैल्यू फिर आप इससे एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे, फेज डिफरेंस बता पाओगे। लेकिन अगर आप पीक वैल्यू लोगे तो उसे इंस्टेंटेनियस एंड फेज दोनों बताते हो। क्लियर है? एक तो बात ये होगी कि वेक्टर की टेल इतनी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन वेक्टर्स को हमने कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है,
जितनी फ्रीक्वेंसी इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की है इतनी ही फ्रीक्वेंसी से इन वेक्टर्स को घुमाना है। क्लियर? मीन ओमेगा ऑफ वेक्टर्स के जिन वेक्टर से हम शो करें उन वेक्टर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कि जिस क्वांटिटी को हम उन वेक्टर से शो कर रहे हैं उस क्वांटिटी सपोज ई नाट को हम शो करें। अब ई नाट की जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमने इन वेक्टर्स को भी घुमाना है। अब एशिया में कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है करंट या वोल्टेज की? 50 होती है। यूरोप में 60 होती है। इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 है। एक सेकंड में 50 चक्कर मुकम्मल करेंगे तो इन वेक्टर को भी हमने इतनी ही फ्रीक्वेंसीज घुमाना है कि एक सेकंड में ये कितने चक्कर मुकम्मल करें? 50। क्लियर? तीसरा पॉइंट, तब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देंगे ना एक्यूरेटली। कैसे? कि अगर हम ये कहें कि ये एक सेकंड में पीक वैल्यू पे पहुंची है, हम वेक्टर को आज तक घुमाएंगे वो एक सेकंड में अभी यहाँ पहुंचे तो क्या पीक वैल्यू दी? नो। तो इसको भी एक सेकंड में यहाँ पहुंचना चाहिए। क्लियर है? तब एग्जैक्टली एक्यूरेट ये वैल्यू देंगे वेक्टर्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बात समझ गए ना? अब थर्ड वन क्या है कि अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी की वैल्यू अभी कितनी है इस इंस्टेंट पे? 0। हॉरिजॉन्टल अगर फेज डिफरेंस है उनमें तो एक टाइम एक ही होगा। फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों एक टाइम भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स क्या देंगे आपको? gives the zero value of that quantity at that particular instant of time। बात समझ गए? हॉरिजॉन्टल वेक्टर अब किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी वो कैसे पता चलेगा? जब हम वेक्टर्स को कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मीन रोटेशन वेक्टर की कैसी होनी चाहिए? रोटेशन ऑफ वेक्टर्स must be एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? वेक्टर की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लियर? पहली बात कि जिस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी को उस वेक्टर की टेल उस क्वांटिटी की पीक वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जितनी होनी चाहिए, और जिस वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट करना उस वेक्टर को इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घुमाना है जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की है। क्लियर? और हमेशा घुमाना किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल अगर वेक्टर हमारे पास आ जाए हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो इट मीन उस वक्त उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 0। लाइक दिस क्या फेज में ये वैल्यू 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, तो इन पॉइंट्स पे वेक्टर लाजमी किस लाइन पे आ जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। और इस इन पीक वैल्यू पे वेक्टर किस लाइन पे आ जाएंगे? वर्टिकल पे। बाकी किसी भी पॉइंट पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं तो वेक्टर की अपनी अपनी पोजीशन होगी किसी भी टाइम टी पे। क्लियर? ये आ गई हमारे पास फेजर डायग्राम जो हम किस लिए शो करते हैं? फेजर डायग्राम हमें क्या बताती है? जिस तरह वेव डायग्राम हमें दो वेव्स के दरमियान फेज लीड और फेज लेग के साथ साथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटीज एट एन ए पार्टिकुलर इंस्टेंट आर एट एन ए पार्टिकुलर एंगल हमें वैल्यू देती हैं। सेम एज इट इज फेजर डायग्राम भी हमें क्या देती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एज वेल एज फेज डिफरेंस बिटवीन देम, एज वेल एज फेज डिफरेंस, जो हमें ये बताएंगे विच क्वांटिटी लीड्स द अदर एंड थ्रू हाउ मच फेज वन क्वांटिटी इज लीडिंग द अदर क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, अब हमने यहाँ से आगे फेजर डायग्राम की मदद से सारी चीज़ें हल करनी। क्लियर? फेजर डायग्राम सबको समझ आ गया? फेजर डायग्राम का समझ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी टॉपिक्स हैं उनमें फेजर डायग्राम यूज़ होती है। स्टॉप कर।